महराज मलिक के साथ एक क्लैश करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, एक कॉन्वर्सेशन जो हुई और उसके दौरान जिस तरह से महराज मलिक के बीच में आकर वो महराज मलिक के साथ क्लैश करने की कोशिश की है और उससे पहले जो महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में बोला, इसी सब के बारे में मैं भी बात करूंगा। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके सामने ये जो मामला पेश आया इसके बारे में कुछ अपनी राय रखूं। सबसे पहली बात यह है कि महराज मलिक एक नौजवान पॉलिटिशियन है और जमीनी सतह पर अपने लोगों के साथ जुड़ा है। और जम्मू कश्मीर में कोई भी नौजवान सियासतदान जब सामने जीत कर आता है या लड़ते हुए मुझे नजर आता है, मैं खुश होता हूं। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं। इवन मेरे खुद जाती जो डिफरेंसेस हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, वो इतने ज्यादा हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। खास करके तब ये डिफरेंसेस आए जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने इल्हाक किया, अलायंस किया और जम्मू कश्मीर के बारे में कम सोचा और मुफ्ती सईद साहब के ख्वाब के बारे में ज्यादा हमें बताया गया कि उनका ये ख्वाब, उनका वो ख्वाब। हालांकि वो एक भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। और इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद मैं चाहता था कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा भी जीत कर आए। मैं चाहता था वहीद साहब जो परा पुलवामा से हैं वो जीत कर आए, जस्ट बिकॉज कि ये एक नौजवान तबके से ताल्लुक रखते हैं और इनका जीतना जरूरी है क्योंकि इनके पास नए आइडियाज होंगे। ये नए तौर तरीकों से इंद्रवाल मैंने खुद इलेक्शन लड़ा। मैं भी चाहता था कि मैं जीत कर आऊं लेकिन नहीं जीत सका। 1500 से मैं हार गया। लेकिन जो जीत कर आए मुझे उनकी यकीनन खुशी है। जहां जहां से भी चुनकर आए, अगर नौजवान है तो बहुत अच्छी बात है। महराज मलिक भी उनमें से एक नौजवान है। महराज मलिक मेरा दोस्त भी रहा है। हम करीब 10 साल से एक दूसरे को जानते भी हैं, दोस्त भी हैं। और जब वो कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था कुछ, बस थोड़ी सी आग थी सियासी तौर पर। हम सोचते थे कि हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल जो सिनेरियो इसको समझने की कोशिश करें तो हम चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। फिर डीडीसी इलेक्शन बीच में आए, मैंने भी लड़ा, महराज ने भी लड़ा, उसे भी मौका मिला, मुझे भी मौका मिला। और फिर आगे असेंबली इलेक्शन आए, मैं भी लड़ा, वो भी लड़ा और उसे लोगों ने जिताया और मुझे लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, जबकि मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। 1500 से मैं हार गया लेकिन लोगों ने सपोर्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब जब असेंबली हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है असेंबली, और उस असेंबली हॉल के अंदर बोलने का महराज को मौका मिला और मैंने जो पाया, मैंने जो देखा, बहुत ही निडरता के साथ और बेबाकी के साथ वो बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के इश्यूज को छूते हैं। और कई सारे लोग इल्जाम लगाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको इस्तेमाल कर रही है। महराज को इस तरह से कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो महराज के असल जज्बात है। वक्ती तौर पे हमें ये लगेगा कि उनको फला इस्तेमाल कर रहा है, फला इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब वो एक बेदाग इंसान है। वो वैसे भी किसी की नहीं सुनता है। वो उमर अब्दुल्ला साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की नहीं सुनेगा, वो अपने मन की सुनेगा। जहां तक मैं जानता हूं महराज को, और महराज और मेरी एक जमात तो नहीं है आज। मैं पहले आम आदमी पार्टी में जरूर था, फिर मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जगह मिली और मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वो जमात है जिसको मैं मानता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बात करती है। ये वो जगह है जहां हमें कोई रोक टोक नहीं है। अपनी कम्युनिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, दलितों के बारे में बात कर सकते हैं, भाईचारे की बात कर सकते हैं। कम्युनल लाइंस पर हमें ये जमात जाने से रोकती है। और सेकुलरिज्म का असली जो एक प्लेटफॉर्म है वो यहीं पर है। लेकिन महराज के साथ मेरी सियासी
प्लेटफॉर्म हमारे मुख्तलिफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिस बेबाकी के साथ वो बात करते हैं, वो बात डेली वेजर्स की करते हैं, वो बात इस वक्त वोकेशनल ट्रेनर्स की करते हैं, वो बात इस वक्त जम्मू कश्मीर के ओवरऑल जो एस्पिरेशंस हैं, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मैंडेट दिया है, उस उम्मीद को वो कहीं ना कहीं उजागर करते हैं, जिंदा रखते हैं। और अवाम के बीच में एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है महराज के बोलने से। और महराज अकेला चेंज नहीं लाएगा, हम सब जब चेंज करेंगे अपने आप को, चेंज आएगी। और हमारे जो एमएलएज हैं, अगर वो भटकाने वाली बातें ना करेंगे असेंबली में, बल्कि सही मुद्दों पर बात करेंगे, तो यकीनन मुद्दों पर बात होने लग जाएगी और मुद्दे हल होंगे। लेकिन ये रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है, उन्होंने मुफ्ती सईद साहब के बारे में बोला कि अगर वो फांसी पे लटक गए होते जम्मू कश्मीर के खातिर, अगर वो झुके नहीं होते, अगर वो सरेंडर ना किए होते, तो यकीनन हम याद करते। और मुफ्ती सईद के बारे में जो पीडीपी के वर्कर्स को अच्छा नहीं लगा, ठीक है भाई, अगर महराज का अंदाज अच्छा नहीं है, लहजा हो सकता है कभी कभार गलत हो, मुझे पसंद ना आए, हजारों लाखों लोगों को तो वो चीजें पसंद भी आती हैं और वो फॉलो भी करते हैं महराज को। आपके और मेरे ना पसंद करने से तो बात नहीं बनेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लहजे में ऊपर नीचे कोई चीज हो सकती है, कोई ऊंचे लहजे में बात करता है, कोई नरम लहजे में बात करता है, कोई सख्त लहजे का है, कोई नरम लहजे का है, कोई किसी के अल्फाज थोड़े अलग हैं, किसी के अल्फाज एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो आए और वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, उसका बात करने का तरीका भी है और मीडिया उसकी बात सुनती भी है, मीडिया उसकी बात उछालती भी है। तो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे वो, उसी दौरान एक पीडीपी का वर्कर आया और उन्होंने बड़े ही, एक तो हुआ ना कि गैर इखलाकी तरीका अपनाना, गैर इखलाकी तरीका जब अगर महराज ने अपनाया तो ठीक है, आप उसको आपके स्पोक्स पर्सन हैं और आप भी मीडिया के जरिए से उन तक बात पहुंचा सकते हैं कि आप माफी मांगिए, आपने ये जो किया बहुत गलत किया, इस तरीके से आपको नहीं बात करनी चाहिए थी। दैट वाज द वे, और वो पीडीपी की इज्जत को और बढ़ावा देता। और मुझे लगता है कि पीडीपी महराज को काफी सारे लोग नाराज हो जाते हैं फिर कि भाई वाकई में जो तरीका आपने अपनाया ये सही तरीका नहीं है, और महराज हो सकता है कि वो माफी भी मांगता है। लेकिन जिस तरह से ये जो तरीका अपनाया गया कि एकदम से आकर बीच कॉन्वर्सेशन में, तो मुझे लगा कि इस तरह से अगर कोई करने लग जाए तब तो फिर ये हंगामे और ये फसादात ये तो जारी रहेंगे। और इस तरह से बीच में आकर, काश पीडीपी ने ये कभी इस तरह का क्लैश बीजेपी के साथ किया होता, वो नहीं करेंगे। और हम भी देख रहे हैं, कभी भी आज की जो जनता है इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। हम देख रहे हैं असेंबली में, हम असेंबली हॉल के अंदर तो नहीं है, लेकिन हम असेंबली में देख रहे हैं बीजेपी वाले कहां बैठे होते हैं, बीजेपी के साथ कौन बात कर रहा होता है, कौन सी चीज सूट करती है बीजेपी को और कौन उनकी बातों को पकड़ता है, कौन खामखा का ड्रामा करता है असेंबली में, कौन वहां पर बंदर बांट कर रहा है, कौन वहां बंदर जैसा सर्कस लगाकर बैठा है, कौन बेरोजगार की बात करता है, कौन पढ़े लिखे की बात करता है, कौन स्कूल्स की बात करता है, कौन हॉस्पिटल्स की बात करता है। काश के ऐसा होता कि ये जो फजूल के मुद्दे उठाकर इधर उधर ध्यान भटकाना, इसके बरकस अगर वहां स्कूल्स की बात होती, गांव देहात में स्कूल्स सारे बंद पड़े हैं, वहां टीचर्स नहीं अवेलेबल, नए टीचर लगाते नहीं है, कोई उसकी बात नहीं करता है। हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, कहीं गांव देहात में जाओ हॉस्पिटल प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। बस अगर ऑपोजिशन ने भी लताड़ना है तो ये करो वो करो, यानी कि ध्यान भटकाने वाले मुद्दे अपोजिशन ने भी उठाने और जो रूलिंग पार्टी है वो भी वही हाल कर रही है। तो महराज, एक चीज है कि महराज के साथ क्यों लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि महराज वो बात करता है जो लोग सुनना चाहते हैं, महराज वो सवाल पूछ रहा है जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वक्त के इक्तदार में रहने वाले लोगों से या फिर जो इससे पहले थे या फिर एलजी इंतजामिया है उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। महराज सवाल पूछ रहा है। महराज का तो एक पॉइंट सही है ना कि भाई जो पीडीपी बीजेपी के साथ थी वो क्या आज बीजेपी के खिलाफ बोलेगी? भाई आपने अपनी आइडियोलॉजी को अगर मर्ज ना किया होता, आई वॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं बहुत जबरदस्त सपोर्टर था, लेकिन जब आपने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया
और मुझे उतनी ही शिद्दत से नफरत भी इस जमात के साथ हुई। इस जमात में कई सारे लोग जो हैं, आज भी मैं बड़ा एहतराम करता हूं। तालिब चौधरी जो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ता है, मैं बहुत बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं, इसलिए कि एक नौजवान है, मेहनत करता है, जमीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको उछालने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर भी, जमीन पर भी जाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपनी कम्युनिटी के हकूक के लिए वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे बड़ा ही एहतराम है ऐसे लोगों के लिए, बगैर पार्टी और उसके, जरूरी नहीं हर वक्त हम पार्टी देखें। पार्टी में कभी कभार इंसान जस्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां एक प्लेटफॉर्म उसे मिल जाता है, और वरना हर पार्टी के लोग एक जैसे नहीं होते, कई अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं। तो मैं तो बड़े ही एहतराम के साथ इन सब लोगों के साथ सलाम दुआ भी करता हूं। बट अल्टीमेटली जो पीडीपी ने किया उसको भी तो समझने की जरूरत, हकीकत तो है ये कि महराज के लहजे में थोड़ा चेंज आना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बट वो किसी की नहीं सुनता इस बारे में। मैंने कई बार, मेरा दोस्त है, मैंने कई बार उसको बोला भी कि महराज थोड़ा सा ठीक है, मुद्दे भी अच्छे उठा रहे हो आप, लोगों की उम्मीद भी आपके साथ जुड़ गई है, यू शुड बी वेरी कैलकुलेटेड एंड प्रिसाइज इन सम थिंग्स। और वो वैसे ही जचती है। और सच में किसी ने कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मुद्दों को उठाओ और लहजा थोड़ा सा चेंज करो, किसके साथ कहां पर कैसे बात करनी है इसको थोड़ा सा चेंज करो, वरना आपकी जो इंटेंशन है दैट इज वेरी क्लियर, और एंड दैट इज अप्रिशिएटेड एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड आल्सो। बट द थिंग इज कि थोड़ा सा इसमें तब्दीली लानी। और आपके वेल विशर्स, महराज को मैंने कई बार बोला, मैंने बोला ये आपके वेल विशर्स, आपके एनिमीज नहीं, आपके वेल विशर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने लहजे में बदलाव लेकर आए एक। लेकिन अगर जो उसने थोड़ा लहजा बदल कर कोई बात की है तो प्रॉपर तरीका ये था कि उन्होंने रिबैटल जो करना था वो मीडिया के जरिए से करना था। वो बीच में, भाई मीडिया वाले आपसे नहीं पूछना चाहते हैं सवाल, मीडिया वाले आपको जानते तक नहीं है कि आप कौन है, हु आर यू, और आप बीच में आकर सीधा कूदने लगते हैं ये 12 लाख खाया। अरे वो उनके और उनके बीच में बात हो गई, अगर उसने खाया है कहीं पर वो उसको बात करें। 12 लाख का किसी ने आज तक खाना नहीं खाया है। कोई मीडिया रिपोर्टर गया, उसने उसका मकान दिखाया, भाई मकान कोई भी बना सकता है। आज वो एमएलए है, उसकी सैलरी भी है, अगर वो लोन भी निकालेगा वो उतना छोटा, बहुत छोटा मोटा मकान तो बना सकता है। कोई महल तो नहीं बनाया जिसमें 500 घर हैं और लिफ्ट लगी हुई है, पता ही नहीं चलता अंदर कहां से जाए बाहर कहां से निकले। छोटा मोटा मकान तो हर कोई बना लेता है आज, तो कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। और मैं भी जानता हूं महराज को, 10 साल पहले उसकी वो जमीन ली है वहां से उसने, तो पूरा जो जम्मू कश्मीर अब वहां पर बसा हुआ है। तो महराज कोई क्राइम नहीं किया, और जिस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया अगर उसने प्रॉपरली रिपोर्ट की होती, मैं भी, हालांकि वो भी मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसने भी प्रॉपर रिपोर्टिंग की होती कि भाई कहीं फॉल्ट था, ऐसा चोरी की है, तब हम मानेंगे वो गलत है। बट मकान बनाना तो कोई गलत नहीं है ना, कोई चोरी नहीं है। और कोई कहता है 12 लाख का मैंने आपको खाना खिलाया, भाई आप ही मुझे दावत करोगे और दूसरे दिन आप बोलने लग जाओगे कि भाई हमने आपको इतना खाना खिलाया, तो फिर दावत ना करें। मेरा ये मानना है कि मैं भी गरीब हूं, कल कोई खाना खिलाएगा, बोलेगा मैंने 3 लाख का भेड़ो लेकर आया था, वो कुर्बानी के लिए मैंने रखा था, फॉरेन से लाया था मैंने, भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा खाना, तो मैं क्यों खिलाते हो आप जबरदस्ती, मुझे सादा खाना खिलाओ। मैं तो खुद भी कहता हूं, जब मैं गांव देहात में चला जाता हूं, मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं घर घर जाने की कोशिश करता हूं, और जब भी मैं कहीं पहुंचता हूं तो मैं लोगों को कहता भी हूं जो आपको घर में बना वही मुझे दीजिए, मेरे लिए कोई स्पेशल वो मत करिए। अब लोग अपनी हमदर्दी से मानते नहीं है, वो कर लेते हैं और इधर से उधर, उधर से इधर। बट आई बिलीव कि सादगी में हम चले और सादगी में हमें खाना खिलाएं लोग, क्योंकि 12-1 बज गए, 2 बज गए तो हमें भी खाने की जरूरत पड़ती है। 2 बंदे साथ होते हैं, 3 बंदे, हम कहीं जाकर खाना खा लें, इतनी बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि वो पकवान बनाए, वाजवान बनाए और हमें फिर बताएं कि हमने इतना खर्चा किया। मैं तो इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए से भी यही कहूंगा कि डोंट वेस्ट मनी किसी भी लीडर के लिए। तो ये इल्जाम लगाने, इसने 12 लाख खाए, इसको बाप ने लावारिस किया, मैं जानता हूं उसको, किसी बाप ने लावारिस नहीं किया उसे, मैं तो जानता हूं, उसके बाप को भी मैं जानता हूं। और हिज फादर इज सो प्राउड ऑफ महराज मलिक। वो कहता है कि यार इतने दूर दराज गांव से उठकर मेरा बेटा, जो मैंने भी नहीं सोचा था, उसके वालिद साहब ने भी नहीं सोचा था कभी कि मेरा बेटा मतलब एमएलए बनेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद बनेगा। आपके और मेरे महराज से डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आप उसको इतना डिमीन ना करें
कि आप कहेंगे कि वो ये है वो है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हरकत आपने की है, और एक बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन है, बट जो भी है, आप उसके, एक हुआ लहजा एक इंडिविजुअल का किसी इंडिविजुअल के लिए, एक हुआ कि सड़क नहीं थी तुम्हें, तुम्हारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। मुफ्ती सईद साहब के बारे में आप बात करोगे, क्या था मतलब मुफ्ती सईद, क्या फरिश्ता तो घोषित नहीं किया उसे किसी ने। अगर मुफ्ती साहब, एक फॉलोइंग है उनकी, हमें कदर करनी चाहिए, और अब वो इस दुनिया से रुक से चले गए, मतलब इतना भी बड़ा मत करिए ना कि आप हमें बात ही ना करने दे आप। और अगर इतने ही बड़े हैं तो फिर उनको मुझे लगता है कि कहीं वो जैसे है ना, वो सन्यासी बनना चाहिए था, कि फिर पब्लिक उनके बारे में कुछ नहीं बोलती, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के होते। तो जब वो पॉलिटिक्स में है, मैं भी पॉलिटिक्स में हूं, मेरे लिए भी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एंड एवरीबॉडी हैज अ ओपिनियन, और हमें हर एक के ओपिनियन को एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि तुम्हारे उधर तो घोड़ों पर जाते थे, खच्चरों पर जाते थे, भाई तुमने भी तो कोई घर से रोड खुद ही तो नहीं ना बना ली, तुम्हारे हाल भी वही रहे होंगे। और ये असल में आपने पूरी उसके एरिया के बारे में ये बात की है, और ये जो चीज है ये डेरोगेटरी होता है, ये तरीका ठीक नहीं होता है, ये बदतमीजियां होती हैं। एक इंसान, एक पॉलिटिशियन के बारे में जरूर बोल सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के फॉलोअर्स के बारे में जब बोलते हैं तो वो गिर जाता है नीचे। तो आप वहां जाते थे, आपको सड़क नहीं थी, तो मुफ्ती सईद भी नहीं कुछ था, फिर हमारे वोट से वो बना, वो भी कुछ नहीं थे, वो भी एक मतलब फिर उन्हें कैसे दिल्ली से प्रमोट किया, और फिर कैसे वो होम मिनिस्टर बने, और फिर वो आए। लेकिन ठीक है भाई, मैं चाहता था कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जीते, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी मैं कहता था कि चलो वो इंडिविजुअली तो कुछ अच्छा कर पाएंगी, यंग हैं, नई सोच की हैं, और अभी वो बहुत तंदुरुस्त भी हैं। जो फिट लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, वो ज्यादा बेटर साबित होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट फिट, हु आर नॉट मेंटली फिजिकली फिट। वो ज्यादा पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं होते, और वो लोगों के काम नहीं कर पाते ज्यादा। वन हु इज फिजिकली फिट, हुज फिजिकल फंक्शनिंग इज प्रॉपर, वो ज्यादा कारआमद साबित होते हैं पब्लिक के लिए। तो मैं तो चाहता था कि महबूबा जी के साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, और वो तब बड़े जब बीजेपी के साथ अलायंस किया, और आपको हमने वोट दिए हैं, मेरे घर से वोट पड़े पीडीपी को, मेरे परिवार के लोग पीडीपी के साथ एफिलिएटेड थे, और हमने पीडीपी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी के साथ इलाहा किया, ये बात तो सच है ना कि जम्मू कश्मीर आज जिस दहाने पर खड़ा है उसमें आप भी शरीके जुर्म है भाई। और आप कहेंगे कि मुफ्ती सईद साहब के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में बात ना करें, क्यों, मतलब क्या शख्सियत है वो? फिर तो हम कहेंगे, एनसी वाले कहते हैं दूसरी तरफ से कि मियां अल्ताफ साहब के बारे में बात ना करें, फिर तो सारे किसी के बारे में बात ना करें, फिर तो मोदी जी की इतनी फॉलोइंग है, वो भी बोलेंगे कि मोदी जी के खिलाफ बात ना करें। दिस सॉर्ट ऑफ इंटॉलरेंस हैज टू गो, दिस इज नॉनसेंस। मतलब मुफ्ती साहब के बारे में तू बात करेगा, तेरी हैसियत, ये लहजा जिसने भी, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, बट मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि ये जो तौर तरीका है ना बदतमीजी करने का, तू तड़ाके पे आ गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, ही हैज सम प्रोटोकॉल्स, और अगर उसके साथ रास्ते में कोई भी सड़क छाप आकर बकवास करने लग जाएगा तो वो कैसे काम करेगा पब्लिक के? एक प्रोटोकॉल तो जरूरी है ना फॉलो करना। कल प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल को ब्रीच किया जाएगा, और इस तरह से कोई बीच में जाकर सीधा हड़काने लग जाएगा, तो इज दैट द वे टू रन एनी इंस्टीट्यूशन, टू रन द डेमोक्रेटिक सेटअप? दैट्स नॉट द वे। आई बिलीव, पर्सनली आई बिलीव कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। तो मैंने जहां तक देखा, महराज मलिक जो है, एक प्रयास है उनका कि वो इस वक्त पब्लिक एस्पिरेशंस के ऊपर खरा उतरे, वो रिप्रेजेंट करें प्रॉपरली लोगों को, और वो जो कोशिश करें हम उस कोशिश को रिकॉग्नाइज करें। जम्मू कश्मीर की फॉलोइंग बढ़ती जा रही है उसके लिए, और कश्मीर जाएं आप, जम्मू प्रोविंस में जाएं, जम्मू प्रॉपर जम्मू में आप जाएं, एंड पीपल लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज ट्रू रिप्रेजेंटेशन। और हम चाहते हैं उसी तरह कई सारे एमएलए, बहुत कम एमएलए हैं जो बात करते हैं पब्लिक इश्यूज को लेकर। इरफान हफीज लोन साहब हैं, इफ्तिकार साहब हैं, और ये लोग जो बात कर रहे हैं, यही तो लोगों को पसंद है, जिस तरह ये बात कर रहे हैं। और आपके मतलब आपके एमएलए हम देखते हैं भाई, वो कहां कहां उछल रहे हैं, किन के साथ उठना बैठना है आजकल उनका।
वी नो एवरीथिंग। और सच में यार उन्होंने पीडीपी ने अपनी आइडियोलॉजी उसी दिन खत्म की जिस दिन वो बीजेपी के साथ मिल गए। अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है कि पीडीपी ये पीडीपी वो। तुम्हें सियासी जंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तुम्हें यह है कि भाई हम क्यों नहीं जीते। तुम्हें यह है कि अगर पीडीपी की बात करें, किश्तवाड़ में अगर बीजेपी जीती है तो हमेशा पीडीपी की वजह से जीती है, खुद कभी नहीं जीते, लेकिन पीडीपी को जरूर जिताया। मैं आपको बता रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ पीडीपी अगर किश्तवाड़ में बीजेपी आज सीट निकाली। 5 साल के बाद आपका कैंडिडेट किश्तवाड़ आता है, 5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आते। 5 साल के बाद वो यहां जब पहुंचते हैं इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं वापस जम्मू बिजनेस कर रहे हैं अपना। तो ये हकीकत है। आप ने उस पिच पर खेला, अब आपको झेलना पड़ेगा। अगर पब्लिक ने आपको रिजेक्ट किया, सिर्फ 3 सीटें वो भी जो एमएलए जीत कर आए वो खुद अपने दम पर जीत कर आए, वरना पार्टी की बुनियाद पर तो कोई नहीं जीत कर आया। अगर महबूबा साहिबा की अपनी बेटी जीत कर नहीं आती है, दैट मीन्स की पार्टी हैज नो एग्जिस्टेंस। पार्टी खत्म हो चुकी है। पार्टी की आइडियोलॉजी को लोग पसंद नहीं करते हैं, पार्टी से लोग उब चुके हैं, पार्टी से लोग भाग चुके हैं। आपने वही हरकत, आज तो उमर अब्दुल्ला भी वही हरकतें कर रहा है जो पीडीपी ने की, कि मोदी जी ही सब कुछ है, गर्मी को सर्दी में बदलना। और मैं खुद सुना हूं महबूबा जी के मुंह से कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या, इसका समाधान अगर है तो वो मोदी जी हैं। आज आपका लहजा बदल रहा है। दूध, टाफी, पता नहीं क्या क्या आपने बोला अपने वक्त में। कितने लोगों को आपने मरवा दिया पीडीपी के दौर में, कितने पैलेट्स और कितनी बुलेट्स चली, कितने पीएसए लगे। एक ने पीएसए लगा दिया, आप हटा देते। अगर आप हटा नहीं पाए, रेजोल्यूशन लेकर आते कि भाई हम डिमांड करते हैं। आपने भी तो कुछ नहीं किया ना। उनके दौर में भी ओजीडब्ल्यूएस बनाए गए, आपके दौर में भी ओजीडब्ल्यूएस बनाए गए। तो महराज इज स्पीकिंग समथिंग विच इज जेन्युइन, जो टच करता है पब्लिक के साथ। और यही लीडरशिप चाहिए। फजूल के वो लेकर आ जाते हैं, आज मैंने ये बिल लेकर आया, आज मैं ये बिल लेकर आया। भाई तुम्हारे वक्त में शराब आम हो गई यहां पर, तुमने पीडीपी अलायंस हो गया, बीजेपी यहां मजबूत हो गई। जिस बीजेपी को एमएलए के अलावा यह तक नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में और हो क्या रहा है और है क्या, उस बीजेपी को आपने मिनिस्टर बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस बीजेपी को आपने अंदर जगह दी, ये कहकर कि मुफ्ती साहब के ख्वाब थे। ऐसे कौन से ख्वाब थे जो आज तक हमें पूरे पता नहीं चले? मुफ्ती साहब के ख्वाब कौन से ख्वाब थे उनके? कोई ख्वाब नहीं था, एक ही ख्वाब था, आरएसएस बीजेपी के एजेंडा को यहां पर लागू कराना। अब अगर उन्होंने कहा थोड़ा लहजा गलत है, मैं भी मानता हूं, महराज प्लीज इस लहजे को थोड़ा चेंज करें, किसी के लिए भी अगर आप बोले। लेकिन दूसरी तरफ से लहजे को देखकर आप इतना वो हो रहे, आप हकीकत को तो तस्लीम करें ना, कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को किसी ने पनाह दी, मिनिस्ट्री दे दी, मिनिस्टर बना लिया आपने, और आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में सजाद गलील मिनिस्टर था यहां पर, भले ही वो बीजेपी की तरफ से था लेकिन था। आज आप सारे बैटिंग कर रहे हैं, मिल बांट कर रहे हैं, जो सूट करता है बीजेपी को वही हरकतें कर रहे हैं आप। भाई हम जानते हैं। आपको वक्फ बिल को छोड़िए, जब मुझे मालूम है जीएसटी लागू करना था, जब मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, हमने यहां पर जम्मू कश्मीर में कहा कि प्लीज मोदी के इस जीएसटी टैक्स को यहां पर मत लागू कराइए, हमारे पास 370 अपना संविधान है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। और वो जुरिस्डिक्शन थी उस वक्त हमारी स्टेट की, वो ताकत थी उस वक्त हमारी स्टेट की। क्या कहा उस वक्त? नहीं 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 नहीं, लागू करा दिया आपने जीएसटी, जबकि उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे। अपने वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने, सबने आपने हमें धोखा दिया। यहां एक ही जमात है जो बीजेपी के खिलाफ मदे मुकाबल खड़ी, वो कांग्रेस है। और ये हकीकत है, मदे मुकाबल खड़ी है और खड़ी रहेगी। और यही एक जमात है जहां हमें लगता है ये कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी बीजेपी के साथ। और आज के दौर में अगर मैं भी कांग्रेस में हूं, बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ राहुल गांधी जी, हु इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर द माइनॉरिटी, हु इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर द बिगर कॉज, for the democratic institutions, who is actually fighting for the secular India, who is actually fighting for the protection of the Constitution of India. That's why I have joined this party and this platform, and I have contested elections also from Indian National Congress platform. But अगर ये बात महराज ने कहा कि मुफ्ती साहब ने सरेंडर नहीं करना चाहिए था, अगर वो सरेंडर ना किए होते तो क्या कर लेती बीजेपी? ज्यादा से ज्यादा फांसी पे चढ़ा देती, और क्या कर लेती? शहीद टीपू सुल्तान मिसाल बनी थी हमारे पास, क्या हुआ फिर? तो इतना भी क्या था कि जो झुकना पड़ा बीजेपी के सामने? क्या ही कर लेते, हुकूमत तोड़ लेते। जो पीडीपी से बगावत करते
और बीजेपी के सब मिल जाते, वो एक्सपोज हो जाते। आपने तो पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया, आपने तो पार्टी को ही मर्ज किया। इंडिविजुअल चला जाता, अल्ताफ बुखारी चला जाता, कोई और लीडर चला जाता, हसीब द्राबू चला जाता, ये सारे लोग चले जाते। एज स्टेटेड बाय महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कहा कि ये तो निकल रहे थे पहले, फिर मैंने मजबूरन इनके साथ गठजोड़ किया। झूठ है, वो निकल जाते, आप अपनी पार्टी को जिंदा रखते, तो खुदा की कसम आज आपको मौका था। पीडीपी को लोग पसंद करते थे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादल बनी थी, 28 सीट्स और 11 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा कर दिया था। आपने क्या किया? बीजेपी के साथ इल्हाक। किस बीजेपी के साथ? जिसका मंशूर था 370 को हटाना। और जब उनको आपने पनाह दी जम्मू कश्मीर में, आप मुझे बताइए कि क्या पीडीपी ने ये ब्लंडर नहीं किया? मिस्टेक्स और ब्लंडर्स में फर्क होता है। आपने छोटी मोटी गलती नहीं की, आपको एतराफ करना पड़ेगा, और इसका डेंट हमेशा आपको लगेगा। पॉलिटिकली आपको लगा भी 3 सीटों पर उतर कर आ गए आप। 5 साल आपको भी तैयारी करने के लिए मिले, पार्टी को ठीक करो, तब भी नहीं कर पाए। 3 सीटें लेकर आए, और वो तीनों के तीनों अपने दम पर जीत कर आए, वरना पार्टी की बुनियाद पर कुछ नहीं जीता। तो हकीकत यही है कि पीडीपी इज द पार्टी जिसने अपनी आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज किया, और वो बीजेपी के साथ इल्हाक कर गई। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस दिन इन्होंने बीजेपी के साथ इल्हाक किया, पीडीपी और एनसी के नाम से लोग यहां नफरत करेंगे। यहां नाम लेवा नहीं होगा, सिवाय इनके चमचों के और कोई नाम नहीं लेगा। लेकिन यही बात है कि हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं। और मुझे मालूम है, शराब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में यहां आई, कोई बिल नहीं लेकर आए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आज आपको याद पड़ी। यानी अपने वक्त में आप सारे बेईमान, और जब बाग में बहार थी बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आए तो चमन वीरान था, जब पीडीपी वालों को होश आए तो तब तक चमन सारा लुट गया था। और जब बाग में बहार थी, जब पावर थी, जब इक्तदार था, तब टॉफी, दूध, पीएसए सारा कुछ किया आपने। पैलेट्स, बुलेट्स, अंधा कर दिया सबको। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग किस दहाने पर आपने खड़े किए थे उस दिन। बस उस वक्त राजनाथ जी अच्छे थे, मोदी जी अच्छे थे, अमित शाह साहब अच्छे थे, कितने शॉल पहनाए आपने भी। और वही आज भी है, आज भी वही हो रहा है, बंदर बांट आज भी वही हो रहा है। वही मोहब्बतें, वही रस्में, वही शॉल पहनाना, वही टुलिप गार्डन पे ले जाना, सारा कुछ वही चल रहा है, सेम थिंग। क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है कोई। आइडियोलॉजी एक है, सरकार कैसे बने, हुकूमत कैसे करे, मिनिस्ट्री कैसे मिले। ये आइडियोलॉजी है जो किसी कौम को खड़ा नहीं करती है। कुर्बानियों वाली आइडियोलॉजी होती है ना, वो कौमों को जिंदा करती है, खड़ा करती है। हम कम खाएंगे लेकिन भूखे मरेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, ये आइडियोलॉजी होती है। लेकिन क्या मुफ्ती साहब का ख्वाब था, इसलिए पीडीपी के साथ, बीजेपी के साथ इल्हाक किया, एजेंडा ऑफ अलायंस रखा। क्या एजेंडा ऑफ अलायंस था? जब आपने उनको जगह दी, पिच दी आपने बैटिंग करने के लिए, ये तो उन तक था, फिर वो बैटिंग कैसे करते, उन्होंने बैटिंग की। अगर आप उनको ग्राउंड नहीं देते, पिच नहीं देते खेलने के लिए, और ना छक्का मारते ना चौका मारते, ना उनका गेंदबाज कोई चलता ना बल्लेबाज चलता, वो फिरते रहते कि ग्राउंड ही नहीं है कहां खेलेंगे, ग्राउंड ही नहीं है कहां खेलेंगे। आपने ग्राउंड दिया उनको, उन्होंने खेल लिया, एंड दे ब्रोक एवरीथिंग, दे ड्रैग्ड अस टू द ग्राउंड। और कितना जलील किया आज जम्मू कश्मीर की जनता को मोदी शासन ने, एलजी शासन ने, बिकॉज ऑफ यू ट्रेटर्स, एंड यू आर द बिगेस्ट ट्रेटर्स, दोज हु गेव स्पेस टू बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर। और सबने अपने अपने वक्त में यही हालत हमारे साथ की, सबने दगाबाजियां इसी तरह की। अरे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज कुर्बानी दी है, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज इक्तदार में नहीं होती। आई नो, जब अलायंस की बातें हो रही थी, आई वॉज ऑल्सो द अलायंस कैंडिडेट। मैंने अपनी पार्टी से बात की, मैंने कहा हमें तो इनके साथ मिलकर नुकसान होगा, ये तो प्रॉक्सी उठा लेते, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यकीन करना ये ठीक बात नहीं है, ये तो एक मुनाफिकों का टोला ये भी है। इन्होंने भी हर वक्त इस जम्मू कश्मीर के लोगों को दगा दी। आज भी देखो, छोड़िए पीडीपी की बातें और ये बाकी की बातें, ये तो फजूल की बातें करते हैं, इनको दिल में नहीं है वक्फ बिल। इनको यह है कि हमने कैसे एनसी को लताड़ना है, गिराना है, उनको नीचा दिखाना है। बट एनसी भी तो मायूस करिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड यू कैन नॉट पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ बिल। आप स्टेलियन से भी नीचे गिर जाते हो। स्टेलियन तमिलनाडु में देखो, चीफ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन पास किया, तुमसे पहले किया, और यहां का स्पीकर कुछ और ड्रामा कर रहा है। आई कैन नॉट, आई हैव द रूल्स, आई हैव दिस एंड दैट। You have not guts. That is simple thing about you. That is all. That is what we expect from national conference. Hypocrisy, मुनाफिक,
एक चाल ऐसी कि जिसमें कोई जगह नहीं है हमारे समाज में। आप ये कर रहे हो और अगली बार इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शराब पाबंदी पे चुप, तब आपको टूरिस्ट नजर आते हैं, तब आपको सब कुछ नजर आता है। और आपका चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब वो क्या कह रहे हैं, बोले हमें ये भी देखना है यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं। टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में शराब पीने नहीं आते हैं, वो यहाँ की ठंडी हवाओं का आनंद लेने आते हैं और यहाँ के झरने, नदियां, नाले, पहाड़, बर्फ, ये सब देखने आते हैं। आपने उसको भी उसके साथ जोड़ दिया। खैर, दिस इज योर पार्ट, दिस इज योर आइडियोलॉजी। बट पीडीपी का जहां तक है कि महराज मलिक ने ये कहा, महराज मलिक ने सच कहा। थोड़ा लहजा गलत था, तरीकाकार गलत था, थोड़ा नरमी के साथ और थोड़ा अदब के साथ अगर कहते कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने फांसी पे अपने आप को लटकाया होता और कुर्बानी दी होती तो आज उनको याद करते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, बर्बाद किया बीजेपी से ज्वाइन करके। दिस वॉज द प्रॉपर वे। अगर वो थोड़ा सा अपने रास्ते से थोड़ा भटक कर लहजे में थोड़ा तीखापन लेकर कोई बात बोली, लेकिन वो जो आज बीच में आए मीडिया कॉन्वर्सेशन के दौरान, जिसको कोई जानता ही नहीं है, वो मीडिया की सेंसेशन बनने की कोशिश किया और अपने आप को पीडीपी का लॉयलिस्ट करार देने के लिए बड़ी वो सामने इंटरफेरेंस करने लगे ताकि वो भी सामने आ जाए, स्क्रीन पर आ जाए। और फिर बड़े पीडीपी के वर्कर्स ने कहा हमारा टाइगर। जब वो टाइगर है तो फिर तो महराज मलिक भी कई हजार लाखों लोगों का टाइगर है, तो देन यू शुड नॉट फील बैड। तो यही चीजें हैं कि दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। यू शुड हैव गॉन फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके पास स्पोक्स पर, अगर आपकी जमात है तो जमात में तो डिसिप्लिन होता है। आप रिबेटल देते, आप मीडिया को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, आप उसको कहते कि या तो आप माफी मांगे, नहीं तो आप बदतमीज इंसान हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन ये बीच में आकर इस तरह से हड़काना और इस तरह से जो किया और अपनी तारीख को भी भुला दिए कि हकीकत यही है कि पीडीपी ने जो गलत किया इसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। और मुझे जमात अच्छी लगती थी, मैं बहुत लाइक करता था पीडीपी को, इसलिए कि हमारे पास कोई मुतबादल नहीं था। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत डिसलाइक करता हूं पहले से। और अगर हमारे इलाके के हालात बद से बदतर हैं, आज भी हम घोड़े खच्चर से भी बदतर वाली जिंदगी जी रहे हैं, ये सब कुछ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। हम आए, खुद आवाज उठाई, खुद कोशिशें की अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करने की, तो थोड़ी बहुत तब्दीली आई। आज हमारी बात कहीं पहुंचती है, सुनाई देती है कि भाई चीख रहे हैं वो कम से कम। इससे पहले हमारी ना कोई चीख सुनता था, ना चिल्लाते थे हम, कोई सुनता नहीं था, कोई हमारी बात तक नहीं करता था। हम नफरत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बट आज भी अगर देखें, मैं अलायंस का कैंडिडेट था, अगर मुझे प्रॉक्सी कैंडिडेट किसी ने मेरे मुकाबले खड़ा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुनाफिकाना हरकतों से, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि जो लोग कल तक बीजेपी के साथ थे वो आज फिर उसी पिच पर अपोजिशन में रहकर खेल रहे हैं। भाई ऐसे मुद्दे उठाओ जो बीजेपी की अपोजिशन को सूट ना करें। आप बीजेपी के मध्य मुकाबले भी खड़े हो जाएं, जैसे महराज खड़ा होता है कि तुमने ये जो सारा कुछ खेल खेला, इधर जम्मू कश्मीर में 10 साल कहां थे? 10 साल बीजेपी वाले डेली वेजर्स की बात क्यों नहीं की उन्होंने? फायर ब्रिगेड सर्विसेज वाले कितना रोंदा उनको पैरों तले बेचारों को। वोकेशनल ट्रेनर्स जिनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये आप कर सकते थे। आपने मोबाइल टीचर्स को बोला हम आपको रेगुलर करेंगे, नहीं किया। आपने डेली वेजर्स को कहा रेगुलर करेंगे, नहीं किया। आपने किसके साथ वादा किया पूरा? बीजेपी से भी पूछो ये सवाल। लेकिन वो एक मन बनाकर कि सरकार गिर जाए किसी भी तरह, बीजेपी के कहने पर ये सारा कुछ तो किया ही जा रहा है। सब मालूम है, पॉलिटिक्स आप ऐसे ही करते हैं। एक पॉलिटिक्स होती है जो कौमी नजरिया से होती है, उसमें फिर वक्त के हिसाब से सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन आप कौमी नजरिए से ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक नजरिए से ये काम करें कि हम क्यों नहीं सरकार में, अब जो सरकार में है हम उनको कैसे गिराएं। मैं भी चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी ना आए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कभी कि बीजेपी को इसका फायदा हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कभी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार गिर जाती है तो फिर बीजेपी आ जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। लेकिन आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है, आप क्योंकि उनके साथ सरकार में रहें। मैं तो जिंदगी में हर किसी की सरकार चाहूंगा, चाहे मेरी कितने भी डिफरेंस हो, लेकिन बीजेपी की कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन आप लोगों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड योर आइडियोलॉजी विद बीजेपी। और यही प्रॉब्लम्स हुई हमारी लीडरशिप की, यही प्रॉब्लम्स है। ये बोलते हैं हम कौमी नजरिए से पॉलिटिक्स करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम सेकुलर हैं, हम जिससे वोट लेते हैं उनके जज्बात की कदर करते हैं, बाद में नहीं करते हैं आप लोग।
पीडीपी ने कहा था, महबूबा जी ने कहा था कि हमें वोट दे दो, हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर से हटाना है। बाद में उन्हीं के साथ जुड़ गई और फिर एजेंडा ऑफ अलायंस ड्रामा करके सामने रखा। ये मुफ्ती साहब का ख्वाब, ये ख्वाब, अगर ख्वाब था पीएसए को हटाना, हटाया क्यों नहीं? अगर ख्वाब था अफसपा को यहां से हटाना, क्यों नहीं हटाया? कौन सा ख्वाब पूरा हुआ? एक ख्वाब पूरा हुआ, बीजेपी अंदर घुस गई और फिर तुम्हें अंदर घुस के मारा, पैरों तले रौंदा, और तुम्हें तुम्हारी औकात, मुनाफिकों की यही औकात होती है, उन्हें फिर जालिम जो है ना अपने पैरों तले रौंदता है। और तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत सही हुआ और बहुत अच्छा हुआ, और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। जो तुम होम मिनिस्टर बन बन कर घूमते फिरते थे ना, तो तुम्हें उस दाने पर खड़ा कर दिया कि तुम्हें बाहर नहीं निकलने दिया। यही मुनाफिकों का सही यही होता है। तुम होम मिनिस्टर बने, कभी हजरत उमर को नहीं पढ़े, तुम चीफ मिनिस्टर भी बने, कभी हजरत उमर को नहीं फॉलो किए। किसको फॉलो किए? तुमने भी गॉडसे को ही फॉलो किया, तुमने भी उन्हीं को फॉलो किया जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए था। और इस जगह पर हम आज खड़े हो गए। इट इज वेरी वेरी सैड। और हम तो कहते हैं कि बीजेपी ने तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी, तुम यही डिजर्व करते थे। और आज कहते हैं महराज मलिक ने ये बोला वो बोला। अरे इतने मुफ्ती साहब इतने प्यारे थे तो उनको सियासत में क्यों लाया? घर पे बिठा देते, कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। पॉलिटिक्स में जो बंदा आता है उसके खिलाफ किसी न किसी ने तो बोलना है। मेरे खिलाफ कल कोई बोलेगा, हजारों लोग बोलते हैं, चलता है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। व्हाई शुड आई फील बैड व्हेन समबडी ही स्पीक्स अगेंस्ट मी? हाँ, वो बोलेगा मेरे खिलाफ, मैं उसको जवाब दूंगा, बट द वे इट शुड बी डेमोक्रेटिक and it should not be derogatory in any way and it should not be unethical in any way. और कभी कभार अगर लहजे में ऊपर नीचे हो जाता है, I should apologize and that's it. बट ये कहना कि मुफ्ती सईद साहब आपके घर में खच्चर चल रहे थे, घोड़े चल रहे थे, आपको सड़क नहीं थी, भाई किसी ने अपने बाप की सड़क नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें हर जगह बनी, तुम्हारे उधर जो सड़क बनी वो कौन से तुमने अपने घर से बनाई? तुम्हारी कौन सी इतनी हैसियत है कि जो तुम ये कहने लग जाओ कि भाई तुम्हारे उधर ये था वो था? भाई तुम्हारे उधर, हमारे उधर वो था, उसके उधर वो था, तुम्हारे उधर भी वही था। तो अपने आप सड़क नहीं बनी, ये सरकार ने तुम्हारे उधर भी बनाई, हमारे इधर भी बनाई। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। एंड मुझे लगता है कि अगर आप उसके लहजे पर आप नाराज थे तो आपने तो अपना लहजा वैसा उससे भी बदतर दिखाया, तो इसका मतलब आप तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि महराज गलत है। आप तो खुद वही गलती कर गए। हम महराज को लताड़ते, हम महराज को बोलते, सारे उसके फॉलोअर्स उसको बोलते कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं। बट आपने जैसे किया, दैट वाज नॉट द वे, दैट वाज कंप्लीटली अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड दैट टू विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द असेंबली हॉल। मतलब ऐसे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ वन कैन नॉट डू दिस। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही होल्ड्स सम पोजीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, एक सीधा कोई सड़क छाप आकर रास्ते में पकड़ लेने लग जाए, तो फिर तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ये तो फिर पब्लिक में भी गलत मैसेज आएगा कि भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक में पीटा जा रहा है, तो पब्लिक की सुनवाई कौन करेगा फिर? सो दैट वाज नॉट द प्रॉपर वे। सो यू शुड अपोलोजाइज टू महराज मलिक फॉर डूइंग दिस ऑल नॉनसेंस। एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अपने अपने कमेंट्स में बोलेंगे कि हु वाज राइट, हु वाज रॉन्ग। और मेरे हिसाब से महराज मलिक ने जो बातें बोली, दैट्स ट्रू कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया होता, फांसी पे अगर लटके भी होते तो शहीद कहलवाते। ऐसे शहीद नहीं होता है कोई सरेंडर करके, वो भी बीजेपी के सामने। तो लेकिन तरीका थोड़ा ठीक नहीं था, मुफ्ती साहब ये वो। हालांकि मैंने भी कई बार बड़े गर्म लहजे में ये बात बोली है, बट इंसान सीखता है और इंसान को सीखने में कोई गलत बात नहीं है। एंड वी मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से फिर उनको एक प्लान के तहत रिएक्शन दी गई कि बीच में कन्वर्सेशन के आकर कोई सीधा, ये तो सड़क छाप वाली हरकतें हो गई ना, बस दैट्स नॉट द प्रॉपर वे। तो आप अपने आप को चेंज करिए। और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बहुत समझदार है। लोग लीडर से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो जानते हैं कौन सही था, कौन गलत था और किसने क्या बात बोली। आप रिएक्शन देख लीजिए, पब्लिक की व्यूवरशिप देख लीजिए उसकी, तो पब्लिक उसको देखती पसंद करती है। तो पब्लिक इज द बेस्ट जज इन डेमोक्रेसी एंड इट इज द पब्लिक जो बदला भी लेती है। कोई गलत करता है तो बदला लेती है, कोई सही करता है तो उसे जजा देती है। पीडीपी ने गलत किया जम्मू कश्मीर के साथ,
आज हम इस दहाने पर खड़े हैं तो 3 सीटें आपको मिली हैं 28 से, तो अच्छा जो करेंगे उनको अच्छा मिलेगा। आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, अगर ये काम नहीं करेंगे तो देखिएगा कि 5 साल के बाद इनके साथ क्या हाल होगा। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि दैट वाज नॉट द प्रॉपर वे। अगर आप पीटीपी के डाई हार्ड फैन हैं, मुफ्ती साहब के फैन हैं, ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपकी अपनी सोच है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो बीजेपी के साथ मिले या किसी और के साथ, आप तब भी उनके दीवाने होंगे, बट हम दीवानगी ऐसी नहीं करेंगे। हम मुफ्ती साहब के एक वक्त था, हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, जब वो बहुत एक जबरदस्त किस्म के लीडर थे, बट जब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को मर्ज किया बीजेपी के साथ, जब वो चले गए, हम उतनी शिद्दत के साथ उनसे नफरत करने लगे हैं। एंड दैट इज ट्रू। पीटीपी के साथ कोई हमदर्दी इस बात पर नहीं हो सकती है कि उन्होंने बीटीपी के साथ अलायंस भी किया और फिर हम कहें वाह भाई वाह। तो फिर दिस विल कंटिन्यू, और ये फिर हमेशा, फिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, अभी उन्होंने सिर्फ सर्दी को गर्मी में बदलने की बातें की तो उन्हें ट्रोल किया गया। दैट इज मतलब व्हाट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हमें हक है, हम अपोज करेंगे। और वो अगर इसको बुरा मानने लग जाएंगे तो 5 साल के बाद लोग उन्हें उसी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिस अंजाम तक आपको पीडीपी वालों को पहुंचाया। आई होप कि आप सब लोग, अगर मैंने कहीं गलत भी बोला होगा तो जरूर माफ करिएगा, बट मेरे इस लाइव पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या मैं गलत हूं, मैंने जो भी कहा सही कहा या गलत कहा। और अगर सही कहा तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, और अगर गलत कहा, अगर सही कहा तो शेयर करिएगा, अगर गलत कहा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि क्यों गलत कहा और कैसे गलत कहा और आपको कैसे लगा कि मैंने गलत कहा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।